सर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज पे ड्यूटी मतलब एक्साइज पे कम किया है रेट, पेट्रोल डीजल 10 रुपए, तो उसी वजह से पेट्रोल में 3 रुपए की कमी हो गई है। क्या कहें? मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आम आदमी का विचार करती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो एक्साइज था वो 10 रुपये है वो कम कर दिया है। उससे मतलब जो मिडिल क्लास के लोग हैं और अनेक लोग जो बिजनेसमैन भी है, बिजनेसमैन का विषय छोड़ो, लेकिन पेट्रोल डीजल में 3 रुपये पर लीटर का कम हो रहे हैं। तो ये निर्णय बहुत बड़ा स्वागतार्ह है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार सबका साथ सबका विकास के लिए काम करती है और सभी वर्गों की तरफ उनका ध्यान है। तो इसीलिए मतलब ये जो एक्साइज ड्यूटी जो है 10 रुपीज का कम कर दी है, उससे पूरे देश भर के करोड़ों लोगों को राहत मिल गई है। सर, जिस तरह से वॉर चल रहा है उसमें अभी अमेरिका का बयान आया कि हम ईरान से डील करने के लिए भीख नहीं मांग रहे, ईरान भीख मांग रहा है डील करने के लिए हमसे। इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है। मुझे लगता है कि एक तो भारत की भूमिका है कि युद्ध जल्दी खत्म होना चाहिए। जो मतलब ईरान में क्रूड ऑयल गैस का उत्पादन बहुत बड़ा होता है और दुनिया में जो भी मतलब जो ये डेवलपमेंट का चक्र चलता है उसमें क्रूड ऑयल की, पेट्रोल डीजल की, गैस की भारी आवश्यकता होती है। तो युद्ध मुझे लगता है कि रुकने की आवश्यकता है। जिस तरह अमेरिका का क्या कहना है, ईरान का क्या कहना है, तो दोनों ने मिलकर मुझे लगता है कि इसमें से मार्ग निकालना चाहिए। युद्ध इसके लिए मतलब पर्याय नहीं है। तो ट्रम्प जी और ईरान के जो मतलब खोमेनी है, उन्होंने मतलब इसके संबंध में कोई ना कोई तो 2 कदम आगे पीछे आकर इसमें एक दूसरे की डिमांड जो है उसमें कोई ना कोई तो एकमत बनाकर युद्धों को खत्म करना चाहिए। उससे दोनों देशों का ही नहीं, सारी दुनिया का नुकसान हो रहा है। सब पाकिस्तान जिस तरह से मीडिएटर बन रहा है यूएस, इजराइल और ईरान वॉर के अंदर, उसको लेके जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला बोल रहे हैं ये सही है, अगर इस वजह से पाकिस्तान के मीडिएशन करने से वॉर रुकता है तो अच्छी बात है, इसको कौन ऑब्जेक्ट करेगा। पाकिस्तान मीडिएशन का काम कर रहा है ईरान और इजराइल और ये अमेरिका के इसमें। मुझे लगता है कि पाकिस्तान का कोई अमेरिका सुनेगा या ईरान सुनेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी अब्दुल्ला जी ने जो कुछ स्टेटमेंट दिया है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर उनका ऐसा स्टेटमेंट है तो पाकिस्तान का कौन सुनेगा। पाकिस्तान का ना ईरान सुन सकता है, ना अमेरिका सुन सकता है, ना इसराइल सुन सकता है। लेकिन युद्ध रुकना चाहिए, दुनिया के अनेक लोगों की सूचना है, मांग है, और उसमें हिंसा भी हो रही है, अनेक इनोसेंट लोगों की मृत्यु भी हो रही है और पूरी इकोनॉमी दुनिया के अनेक देशों की पूरी कोलैप्स हो रही है। इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें से मार्ग निकालना चाहिए। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये अनेक देशों के साथ बात कर रहे हैं। भारत के संबंध अमेरिका के साथ अच्छे हैं, इसराइल के साथ भी अच्छे हैं, ईरान के साथ भी अच्छे हैं। तो इसमें से पाकिस्तान कोई मार्ग नहीं निकाल सकता है। मार्ग निकालेगा तो नरेंद्र मोदी साहब ही, भारत ही इसमें से कोई ना कोई तो कॉम्प्रोमाइजिंग फॉर्मूले पर एकमत कर सकता है। सर, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो कह रही हैं कि अब आने वाले दिनों में जिस तरह से ये एनर्जी और गैस और ऑयल की कटौती है, तो आने वाले दिनों में हम बैलगाड़ी पे चलेंगे वापस से। बैलगाड़ी पे चलेंगे वापस से, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान आया है। जिस तरह से गैस और ऑयल की किल्लत आ रही है देश में, उसको लेके ममता बनर्जी ने बयान दिया। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने बयान देना, किसका मुंह हम रोक नहीं सकते हैं, हर एक को बयान देने का अधिकार है। लेकिन जरूर पेट्रोल डीजल और गैस की कमी का कारण जो है ये अमेरिका ईरान का युद्ध उसके लिए जिम्मेदार है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को या भारत सरकार को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। तो भी अपने पास जो भी स्टॉक है उस पर मतलब पूरी अपनी गाड़ियाँ चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, गैस अपने घर में लोगों को मिल रहा है। थोड़ा कम ज़्यादा मतलब हो सकता है क्योंकि वहाँ से आने वाला जो गैस और पेट्रोल डीजल है वो नहीं इतना आ रहा है। लेकिन अभी मार्ग निकलेगा। अभी मुझे लगता है कि ईरान ने भारत और कई देशों के लिए मतलब छूट दी है और वहाँ से क्रूड ऑयल और जो गैस वगैरह आ रहा है,
तो मुझे लगता है कि दो तीन दिन 3-4 दिन के अंदर ही, एक हफ्ते भर के अंदर ही सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। और ममता बनर्जी ने इसमें राजनीति करना ठीक नहीं है। उसके लिए नरेंद्र मोदी जी को जिम्मेदार ठहराना ये मतलब पॉलिटिकल अपरिपक्वता हम समझ सकते हैं। हमारे ममता बनर्जी के बारे में हमको आदर है, वो एक वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री भी है, लेकिन ऐसे वक्त पर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को दोषी ठहराना बिल्कुल ठीक नहीं है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आ रहे हैं, तो ममता बनर्जी का बयान आया कि आने वाले दिनों में कहा जाएगा कि मीट मत खाओ, अंडा मत खाओ, बंगाली मत बोलो, बंगाली बोलोगे तो तुमको बांग्लादेशी कहा जाएगा। इस तरह से ममता बनर्जी का बयान आया बीजेपी को टारगेट करते हुए। मुझे लगता है कि बीजेपी जानती है कि वेस्ट बंगाल में जो बंगाली लोग हैं बंगाली भाषा बोलते हैं, और पहले मतलब पार्टीशन के पहले वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल एक ही बंगाल था। जब मुझे लगता है कि जब देश में जब पार्टीशन हुआ, तो पाकिस्तान जब अलग बन गया, तब पूर्व बंगाल में माइनॉरिटी की संख्या, मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी। तो पाकिस्तान में मतलब जो पूर्व बंगाल गया था, तो उधर की भाषा और इधर भाषा एक है, लेकिन बंगाली बोलने वालों को तकलीफ देने का बिल्कुल विषय नहीं है। बंगाली लोग तो बीजेपी के साथ है। इस वक्त वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार आने वाली है, और मेरे पार्टी ने निर्णय लिया है कि मैं 5 तारीख को मैं कलकत्ता जा रहा हूँ, वेस्ट बंगाल जा रहा हूँ, और वहाँ मेरी पार्टी ने निर्णय लिया है कि एक भी सीट पर ना उम्मीदवार का खड़ा करते हुए सभी सीटों पर बीजेपी का समर्थन करेगी। और इस वक्त बीजेपी वहाँ सत्ता में आ रही है। लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने देश का विकास किया है, वेस्ट बंगाल का विकास किया है। इसीलिए ममता बनर्जी भाषा के नाम पर कोई जो आरोप कर रही है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ममता, शुभेंदु अधिकारी जो हैं बीजेपी के नेता, उनका बयान आया है कि ममता बनर्जी जो है वो हिंदुओं के खिलाफ है। रामनवमी का प्रोग्राम हुआ, उसमें ममता बनर्जी उसको अटेंड नहीं किया, ममता बनर्जी ने। इस तरह से मुझे लगता है कि रामनवमी का एक हिंदू समाज का बहुत ही बड़ा त्योहार होता है। राम जन्म का दिवस होता है रामनवमी, और ममता बनर्जी अगर हिंदू है तो उन्होंने उसमें सम्मिलित होना चाहिए। मतलब अगर ये तो हिंदुओं का अपमान है, हिंदुओं का वोट तो लेना चाहती है, लेकिन वहाँ मैक्सिमम हिंदू लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो ममता बनर्जी ने मुसलमानों के वोट के लिए रामनवमी के त्यौहार में नहीं जाना, ये बहुत बड़ी गलती है, और इसका जवाब हिंदू समाज इस चुनाव में जरूर उनको दे देगा। सर, आखिरी सवाल, दिलीप घोष हैं बीजेपी के नेता वेस्ट बंगाल से। वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम यूपी स्टाइल में इनकाउंटर करेंगे, और जिस तरह से जो चमचे हैं, पुलिस वाले हैं, पूरा जो पश्चिम बंगाल में गुंडा राज है वो बदल दिया जाएगा। इस तरह से बयान दे रहे हैं, और जिस तरह से यूपी में इनकाउंटर होते हैं वैसे यहाँ पे भी हम करके सबको साथ। मुझे लगता है जो दिलीप घोष जी है, ये बीजेपी के सीनियर नेता है, और अभी वहाँ चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह दिलीप घोष जी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो सही है कि वेस्ट बंगाल में ममता दीदी के कार्यकाल में बंगाल को कंगाल बनाया है। बंगाल को सोनेर बंगला बनाने की आवश्यकता थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि बंगाल को सोनेरी बंगला बनाने का प्रयत्न हमारा है। और दिलीप घोष जी ने जिस तरह बताया है कि वेस्ट बंगाल में गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और उसके लिए ममता दीदी जिम्मेदार है। ममता दीदी के टीएमसी के लोग ज़्यादा गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर बीजेपी की सरकार वो आती है, एनडीए की सरकार अगर वो आती है, तो जिस तरह उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में जो गुंडा राज है, गुंडा राज को खत्म कर दिया है, उसी तरह दिलीप घोष जी ने जो बताया है कि भाई वेस्ट बंगाल का गुंडा राज भी हम खत्म करेंगे, और जो मतलब गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं उनको हम नहीं छोड़ेंगे। ऐसा उन्होंने जो बयान दिया है, बयान सही है, मैं इस बयान का सपोर्ट करता हूँ।